नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 9 मार्च 2024 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए एक एक करके हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी इसमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला इसमें दिया गया है, इसका उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए कोविड-19 लॉकडाउन के बाद किफायती ऋण प्रदान करना है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लागू किया गया है। तीसरा है, लाभार्थी 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है केवल एक सही है, केवल दो या तीनों सही हैं। तो आप लोग इसका उत्तर दें, तब तक हम लोग खबरों को दे ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पीआईबी में दिया गया है कि पीएम स्वनिधि हैज फिल्ड द लाइव्स ऑफ द पुअर विथ हैप्पीनेस। यानी प्रधानमंत्री ने कहा है, यह पीएम स्वनिधि योजना है क्या? यह पीएम स्ट्रीट वेंडर्स या आत्मनिर्भर निधि इसको कहते हैं, पीएम स्वनिधि को। तो आपको बता दे कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया था। तो ऐसे में आवास और शहरी मंत्रालय यानी शहरी मामलों के जो मंत्रालय है, 1 जून 2020 को इस योजना को शुरू किया था। और इस तरह से इस योजना की जो अवधि थी मार्च 2022 थी, जिसे अब बढ़ा करके दिसंबर 2024 कर दिया गया है। इससे जो है लोगों को लाभ मिल रहा है कि कह सकते हैं कि किफायती ऋण कोष में वृद्धि हो रही है, डिजिटल लेन देन हो रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। अब आशा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। इसमें यह तीनों कथन सही हैं, क्योंकि कोविड के समय ही इसको किया गया था, अतः इसका उत्तर सी होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। लखपति दीदी कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कार्यक्रम लखपत दीदी को एक स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी वार्षिक घरेलू आय कम से कम 1 लाख रुपए है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं के बीच स्थायी आर्थिक सशक्तिकरण है। दूसरा कथन है, यह ग्रामीण महिलाओं की परिवर्तन यात्रा की कुंजी के रूप में स्थायी आजीविका प्रथाओं, प्रभावी संसाधन प्रबंधन और सभ्य जीवन स्तर की उपलब्धि को अपनाने पर जोर देता है। तीसरा कथन है, इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह आयोजित किया जाता है। तो अब यहाँ पर इन तीनों कथनों पर आपको विचार करना है कि केवल 1 और 2 सही है, या 2 और 3 सही है, या 1 और 2 तीनों सही है, या डी इसमें जो है 1 और 3 सही है। तो इसका उत्तर आप लोग दें। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें इससे संबंधित जो खबर आई हुई है, तब तक आप लोग इसका उत्तर दीजिए। पीआईबी में आई हुई खबर है, लखपत दीदी स्कीम इज एम्पावरिंग वुमेन ऑल ओवर द कंट्री। प्रधानमंत्री ने कहा है। तो भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है ये लखपत दीदी कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण महिलाओं को स्थायी कृषि या व्यवसायिक प्रथाओं के माध्यम से इसमें 1 लाख रुपए की कमाई कराकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसीलिए इसका नाम लखपति दीदी है, यानी 1 लाख। ध्यान रखेंगे। तो यह एक स्व सहायता समूह सदस्य की यानी एक लखपति दीदी अपनी आर्थिक सफलता और बेहतर जीवन स्तर अपने समुदाय को प्रेरित करती है, और इस तरह से यह महिला सशक्तिकरण में यह महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अब आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप लोग दे चुके होंगे। तो इसमें क्या होगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नहीं होगा। यहाँ पर हमने क्या आपको बताया था, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इस तरह से तीसरा कथन गलत है, पहला और दूसरा सही, अतः उत्तर क्या हो गया इसका? देखा जाए तो ए हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यानी तीसरे प्रश्न की ओर। खसरा और रुबेला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खसरा एक वायरल बीमारी है जो अत्यधिक संक्रामक है और मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करती है। दूसरा है, रुबेला एक हल्का संक्रामक रोग है जो गर्भवती महिलाओं के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता है। तीसरा है, भारत सरकार ने खसरे को खत्म करने और रुबेला जन्मजात रुबेला सिंड्रोम को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एमआर टीकाकरण अभियान शुरू किया। तो उपरोक्त में से कथनों में से कौन सा से सही है? 1 और 2, 2 और 3, या 1 2 3 तीनों, या केवल 1 और 3? तो अब इसमें आपको अगर हम बात करें तो यहां पर आप इसका उत्तर दें,
तब तक खबर देख लेते हैं। मीजल एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड फॉर, यहाँ पर देख सकते हैं भारत को खसरा और रूबेला रोग से निपटने के लिए देश के अथक प्रयासों के लिए 6 मार्च 2024 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी, तो ये अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। तो यहाँ पर रेड क्रॉस मुख्यालय में प्रतिष्ठित खसरा एवं रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों एमआर वैक्सीन यह 2017 से देश के सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है और भारत सरकार देश से खसरा और रूबेला को समाप्त करने की दिशा में यह कार्यरत है। और खसरा को रूबेला के नाम से भी जाना जाता है। यह वायरल संक्रमण है जो श्वसन प्रणाली से शुरू होता है और इस संक्रमण के बचाव के लिए एक प्रभावी और सुरक्षित टीका उपलब्ध है। और रूबेला को जर्मन खसरा या 3 दिन के खसरे के नाम से भी जाना जाता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका उत्तर क्या होगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है, अतः उत्तर इसका सी होगा। अब बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री जिसे एपीआई कहते हैं, इसके संबंध निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सही है। एपीआई दवाओं में वे घटक हैं जो चिकित्सीय प्रभावों के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है किसी विशिष्ट स्थिति के इलाज के लिए सभी दवाओं में केवल एपीआई होती है और एपीआई के उत्पादन में रासायनिक संश्लेषण, किण्वन और प्राकृतिक स्रोतों से अलगाव जैसी प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जिस देश में दवा बेची जाती है वहां केवल फार्मास्यूटिकल कंपनियों को एपीआई का उत्पादन करने की अनुमति है। अब नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके बताएं कि केवल 1 सही है या जो है सिर्फ 2 सही है या केवल 3 सही है, या इसमें जो है अगर हम बात करें तो यह केवल 3 सही है या ऊपर के सभी सही हैं। तो अब इसमें आपको उत्तर देना है। तब तक हम लोग खबर को देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं इंडिया टू रिस्टार्ट पेनिसिलिन जी मैन्युफैक्चर। तो दोस्तों यह जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि पेनिसिलिन जी इज द एक्टिव फार्मास्यूटिकल ingredient used in several common antibiotic। तो यहाँ पर शब्द आ रहा है क्या, एपीआई। तो किसी भी दवा का वह हिस्सा किसी स्थिति का इलाज करने के लिए शरीर पर वांछित स्वास्थ्य प्रभाव पैदा करता है, तो एपीआई कहलाता है, यानी जिसका फुल फॉर्म सक्रिय दवा सामग्री है। यानी कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेत्र विज्ञान आदि जैसे रोगों को ठीक करने के उद्देश्य से दवाओं में सक्रिय दवा सामग्री का अनुप्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दवाओं में मौजूद घटक होते हैं जो शरीर के आवश्यक हिस्से को राहत देते हैं और कारण का इलाज करते हैं, और उनके उपयोग के कारण वे अक्सर कच्चे माल के साथ भ्रमित होते हैं, लेकिन वास्तविकता में कच्चे माल रासायनिक यौगिक होते हैं जो एपीआई के निर्माण के लिए आधार। तो यानी ये जो एपीआई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले भारत हमारा चाइना पर पूरा बेस हुआ करता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर चाइना, यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉर ऑल ड्रग बाई कंट्री और रीजन अगस्त 2019। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 13, इसे भी आप लोग जरूर देखेंगे। जैसे यूएसए का सबसे अधिक है, ईयू का सबसे अधिक है, भारत भी 18% है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आशा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि एपीआई दवाओं में वे घटक हैं जो चिकित्सीय प्रभावों के लिए जिम्मेदार हैं। किसी विशिष्ट स्थिति के इलाज के लिए सभी दवाओं में केवल एक एपीआई होती है। यहाँ पर यही आप देख सकते, केवल जो दे दिया। फिर दिया है एपीआई के उत्पादन में रासायनिक संश्लेषण, किण्वन, प्राकृतिक स्रोतों से अलगाव जैसी प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं। ठीक है, जिस देश में दवा बेची जाती है वहां केवल फार्मास्यूटिकल कंपनियों को एपीआई का उत्पादन करने की अनुमति होती है। अब देखिए यहाँ पर 2, पहला और तीसरा कथन इसमें सही है, अतः सिर्फ इसमें 2 होगा, यानी उत्तर इसका क्या हो गया, बी हो गया। अब बढ़ते हैं 2022 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। वे शरीर को पर्यावरणीय एलर्जी से बचाते हैं, वे शरीर के दर्द और सूजन को कम करते हैं, वे शरीर में प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में कार्य करते हैं, या वे शरीर को रोग जनकों से होने वाली बीमारियों से बचाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर दें। इससे संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं कि टी कोशिकाएं हमें संक्रमण से बचाती हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम लगातार बैक्टीरिया, वायरस, कवक जैसे रोग जनकों के संपर्क में रहते हैं,
तो टी लिम्फोसाइट, जिन्हें टी कोशिकाएं भी कहा जाता है, के बिना हर जोखिम जीवन के लिए खतरा हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे पॉइंट दिया गया है, इसे जरूर देखेंगे। अतः इसमें उत्तर क्या होगा? वे शरीर को रोग जनकों से होने वाली बीमारियों से बचाते हैं। इसका उत्तर डी होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के फैक्ट ऑफ द डे में, जनरेटिव एआई। यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का कहना है यहाँ पर, यह जो है इसमें एआई, आगामी चुनाव में एआई के दुरुपयोग की आशंका के बीच ओपन एआई के अधिकारियों ने फरवरी में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है। ये ओपन यानी जनरेटिव एआई है क्या? तो जनरेटिव एआई कृत्रिम, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहते हैं, प्रौद्योगिकियों के एक उप समूह को संदर्भित करता है जो नई सामग्री या डेटा उत्पन्न कर सकता है, जो कि उस डेटा के समान है, लेकिन उस डेटा के समान नहीं है जिस पर इसे प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें पाठ, चित्र, संगीत, आवाज, वीडियो, अन्य प्रकार की मीडिया या डिजिटल सामग्री शामिल होती है। दोस्तों, इसके अनुप्रयोग उतने ही विविध हैं जितने परिवर्तनकारी हैं। तो विभिन्न उद्योगों और डोमेन में ये फैले हुए हैं, जैसे टेक्स्ट जनरेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन एआई के GPT-4 एआई सिस्टम मानव जैसा पाठ तैयार कर रहे हैं। आजकल पीपीटी भी आप देखोगे तो पूरा तैयार हो जा रहा है। भावनाओं का विश्लेषण किया जा रहा है, छवि निर्माण और संवर्धन, कोड जनरेशन, ऑडियो जनरेशन। यही कारण है कि इस चुनाव में यह गलतियां, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है, चुनाव आयोग जब जब चुनाव आता है ये चर्चा में आ जाता है। तो चुनाव आयोग संविधान के किस भाग में है, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में चुनाव आयोग है, तथा चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, चैट जीपीटी क्या है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।